हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। पीवाईक्यू हम लोग कवर कर रहे थे यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए और अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। कंपोनेंट वाइज मैथ के अलग, इंग्लिश के अलग पहले कर चुके हैं और रीजनिंग के भी कर चुके हैं, अभी मैथ के चल रहे हैं। ठीक है, तो 2023 और 2022 का पेपर लगभग हमने ख़त्म कर लिया था। 21 का पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैथ का ये पार्ट नंबर 4 है। हर एक साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको 4 पार्ट में मैंने डिस्कस किया है, चाहे वो 23 का हो, 22 का हो या 21 का हो। सारी वीडियोज आपको हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ, मैथ की प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा कंसेप्चुअल वीडियो भी मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये 2021 वाले पेपर की लास्ट वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद फिर जो भी फर्दर प्लानिंग होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू हमेशा की तरह एक खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के साथ होगा और रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको सीसेट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, जैसे आपका सीसेट का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किन से कम आते हैं, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ और इसको डाउनलोड करो। एक बार जरूर पढ़ना, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आसान सवाल है, आखिरी के 7 सवाल बचे हैं वो डिस्कस करते हैं। If the price of an article is decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the profit? बहुत सारे तरीके हैं इसको। ठीक है, कुछ लोग इसको 100 लेके कर लेते हैं। मान लीजिए इनिशियली 100 है तो पहले क्या होगा, 20% डिक्रीज, तो इसका 20% लेंगे 20 तो 80 बच गया। फिर फर्दर 25% इंक्रीज होगा तो इसका 25% लोगे 20 इंक्रीज हो गया 100 बन गया। तो पहले भी 100 था, अब भी 100 है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो 0% का चेंज है। ठीक है, इसी को कुछ लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, कि ए की वैल्यू कितनी है, डिक्रीज हो रहा है 20%, बी की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 25%, तो मेथड ये लगा देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 25 प्लस ए बी माइनस 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 25 से गया 4, 4 से गया 5, माइनस का 5 माइनस 25 तो 0 आ गया, यही होगा। या फिर आप इनिशियल और फाइनल चेंज दिखा करके इस सवाल को कर सकते हैं। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। पहला चेंज क्या है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो वैल्यू अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो पहले अगर 100 थी तो वैल्यू 80 रहेगी होगी। दूसरा चेंज है कि 100 से 125 हुआ है। ठीक है, ये रेशियो है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 25 से गया 4, 25 से गया 5, 5 से गया 20, 20 से गया 4 और 4 से गया 4, तो 1:1, मतलब कोई भी चेंज नहीं है। तो एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अनगिनत तरीके हैं, जिससे मर्जी है आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर, 6 पेपर में अपीयर होता है। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, मैक्सिमम मार्क्स हर एक पेपर के सेम है। हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस। ठीक है भाई, अब देखो 6 पेपर है, ये पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, चौथा पेपर है, 5वां पेपर है और 6ठा पेपर है। हर एक पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है, तो ये 100 यहाँ पे उसके मैक्सिमम मार्क्स है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मार्क्स इन द दिस पेपर आर इन द प्रोपोर्शन दिस, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस प्रोपोर्शन में उसके मार्क्स हैं। ओवरऑल स्कोर्ड 60%, ओवरऑल उसका स्कोर 60% है। अब टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, टोटल मार्क्स है 600, क्योंकि 100 के 6 पेपर है, तो उसने कितना स्कोर किया होगा, 60%। तो 600 का 60% लोगे तो 360, तो 360 इस प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अगर सबका सम करूं 5 + 6 11, 7 18, 26, 35, 45, तो 45 की वैल्यू 360 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 से सिंप्लीफाई होगा, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी पहले पेपर में उसका स्कोर 40 नंबर है, दूसरे पेपर में उसका स्कोर 48 है, तीसरे पेपर में उसका स्कोर 56 है, चौथे पेपर में उसका स्कोर 64 है, 5वें पेपर में उसका स्कोर 72 है, 6ठे पेपर में उसका स्कोर 80 है। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60%। तो 60% से लेस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बाकी सब में 60 से ज्यादा है,
तो 3 पेपर में उसका स्कोर 60 से लेस है। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड एक्स एज टू हाउ मच मनी ही हैड। A person P asked one of his 3 friend X as to how much money he had. X replied, एक पर्सन है P, उसने अपने 3 दोस्तों में से एक दोस्त X से पूछा कि आपके पास कितना पैसा है। तो उसने कहा, X replied, if Y give me 40, अगर Y मुझे 40 रुपए दे दे, ठीक है, ये Y है, तो X के पास कितना हो जाएगा, X प्लस 40। If Y gives me 40, तो Y के 40 कम हो गए, then Y will have हाफ ऑफ एज मच जेड, तो जेड के हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए तीनों के पास जो पैसा है वो एक्स वाई जेड है, 3 दोस्त हैं, तीनों के पास इतना है, तो अगर वाई 40 रुपए दे दे तो वाई के 40 कम हो जाएंगे, एक्स के पास 40 हो जाएंगे, तो इसके पास जो पैसा होगा वो जेड का हाफ होगा। ठीक है, आगे कह रहा है बट इफ जेड गिव्स मी 40, बट इफ अगर जेड मुझे 40 दे देता है, ठीक है, तो z के पास कितना हो जाएगा, z माइनस 40, देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो तीनों के पास बराबर का पैसा होगा, तीनों के पास बराबर का पैसा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्स वाई एंड जेड हैव, तो बताओ कि तीनों के पास टोटल कितना पैसा है। ठीक है, अब अगर यहां से इक्वेशन बना के करो या जैसे मर्जी करो, ठीक है, अगर z 40 दे दे तो तीनों के पास इक्वल पैसा हो जाता है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस 40 और यहाँ पे x प्लस 40। ठीक है, अगर ये है तो ये पैसा जो है वो इक्वल हो जाता है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये पैसा इस तरीके से इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया z के पास कितना पैसा होगा, 2 इंटू वाई माइनस 40। ठीक है, z के पास इतना पैसा होगा, और अगर यहाँ से y की वैल्यू ले लें, y की वैल्यू z माइनस 40 ले लें, तो और यहाँ रख दें तो z कितना होगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू z माइनस 40 माइनस 40। ठीक है भाई, तो ये हो गया z इज इक्वल टू 2z, और वे माइनस का कितना है, माइनस का 80 है तो माइनस का 160, तो z उधर जाके माइनस होगा ये इधर, तो z के पास 160 है। ठीक है, अगर z की वैल्यू 160 है तो यहाँ पुट कर दो, तो z के पास अगर 160 है तो y के पास कितना है, 120। ठीक है, और y के पास 120 है, तो ये वैल्यू अगर y के पास 120 है तो x के पास कितना होगा, x के पास 80 होगा, क्योंकि x प्लस 40 दैट इज इक्वल टू y है। ठीक है, तो y 120 है तो 40 उधर जाके माइनस होगा, x की वैल्यू 80 बचेगी, तो ये तीनों का अमाउंट है, तो 160 और ये 200, तो तीनों के पास टोटल 360 रुपीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये बात दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, थोड़ी कैलकुलेशन है, मतलब आपका थोड़ा पर दिक्कत क्या होती है ना कि ऐसी बातें एग्जाम हॉल में बैठ के समझ में नहीं आती, पहली बार देख रहे होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अदरवाइज प्रैक्टिस करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस होगा तो कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू रेशियो क्यू आर 3:5 है। पी क्यू रेशियो क्यू आर 3:5 है। ठीक है भाई, तो इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू रेशियो पी आर, तो पी क्यू और पी आर की कितनी वैल्यू बन सकती है, पी क्यू और आर पी कह लो या पी आर कह लो, कोई वैसे अंतर नहीं है ज्यादा, तो ये कितनी वैल्यू बन सकती है ये हमें बताना है। ठीक है भाई, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होके बनाना है आपको। अगर मैं कहूं कि ये लाइन है, 3 पॉइंट है 1 2 3, तो एक तो ये हो सकता है कि यहाँ Q हो, यहाँ P हो और यहाँ R हो, यहाँ P ले लें और यहाँ R ले लें, Q P और यहाँ R, क्योंकि PQ कितना है, PQ कितना है 3 और QR 5 है, तो ये 2 बन जाएगा, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो PQ आपका 3 आ गया और PR आ गया 2, एक तो ये बन जाएगा। दूसरी और एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, अगर ये 3 पॉइंट है, अगर मैं R को यहाँ ले लूँ और Q को यहाँ ले लूँ और P को यहाँ ले लूँ, तो PQ कितना है 3 और QR कितना है 5, तो ये भी बन जाएगा भाई। तो आपका जो PQ है वो 3 होगा और PR कितना बनेगा, फिर PR 8 बन जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है,
तो इसको दो ही तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको दो ही तरीके से लिखा जा सकता है, ये दोनों कंडीशन होंगी, ठीक है भाई। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखो क्या है। एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ठीक है, कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, ए बी सी में, किस रेशियो में, पी क्यू आर में, ठीक है, इसको पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ए गेट द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, कि विच ऑफ द, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर, अगर जो पी है वो ग्रेटर है क्यू प्लस आर से, तो ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा। आप नॉर्मल वैल्यू ले लो ना, पी क्यू आर, ठीक है। अब पी को अगर पी को क्यू और आर से ग्रेटर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी, यानी कि क्यू प्लस आर, ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी हो गया ना, ठीक है। क्यू और आर किसका शेयर है, क्यू और आर बी और सी का शेयर है, और पी किसका शेयर है, ए का, तो ए की वैल्यू बी और सी से ग्रेटर होगी, तो ए को तो मैक्सिमम मिलेगा ही, जब दोनों के सम से भी ज्यादा है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, आर जो है वो लेस देन है, आर लेस देन है पी प्लस क्यू से, ठीक है। आर किसका शेयर है, सी का, सी लेस देन है पी प्लस क्यू से, ए प्लस बी से, ठीक है, ए प्लस बी से। अब ये कहना कि सी का मिनिमम शेयर होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि अगर मैं कहूं कि सी 4 है और ए 3 है और बी 5 है, तब भी ये तो लेस है, 3 + 5 8 हो गया, ये 4 है, ये तो तब भी लेस है, लेकिन मिनिमम तो इसका हुआ। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ये 4 हो, ये 5 हो, 6 हो, तब हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मिनिमम शेयर मिनिमम नहीं होगा वो, ठीक है, डेफिनेटली नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पे ओनली 1 सही होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज, ठीक है, 7/8 हिस्सा किसी काम का, ठीक है, कितने दिन में कर लेता है, 21 डेज में। अगर मैं कहूं कि पूरी जॉब 8 यूनिट की वैल्यू 24 यूनिट है, पूरी जॉब 8 यूनिट है, तो इसका 7/8 अगर आप लोगे तो इसका 7/8 होगा 21 यूनिट, ठीक है। ये 21 यूनिट उसने 21 डेज में फिनिश कर दिए, तो दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो 1 यूनिट वर्क करता होगा पर डे, ठीक है, यही उसकी एफिशिएंसी होगी भाई। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। तो यहां से पेंडिंग वर्क कितना है, 3 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 21 हो चुका है। अब 50% और इंक्रीज हो गया, तो टोटल वर्क 24 था, इसका 50% अगर मैं लूं तो इसका 50% होगा 12 यूनिट, तो 12 और इंक्रीज हो गया, तो अब जो उसका हो गया टोटल वर्क वो 15 यूनिट हो गया भाई, ठीक है, कितना हो गया 15, और उसकी एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे, तो 15 यूनिट 1 यूनिट पर डे, तो 15/1, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 15 डेज लगेंगे, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। ए पर्सन एक्स फ्रॉम ए प्लेस ए एंड द अनदर पर्सन वाई फ्रॉम ए प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर की बात कर रहा है, तो ये हो सकता है ए पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, यहां से पर्सन एक्स चलता है और यहां से पर्सन वाई चलता है, ठीक है। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, दोनों प्लेसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 किलोमीटर का है। एक्स वॉक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड जो है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। एंड वाई वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में फर्स्ट आवर में वो 1.1 किलोमीटर पर आवर है, and with a uniform speed of 1.25 in the second hour and with a uniform speed of 1 in third hour and so on, ठीक है। तो फिर उसकी जो सेकंड आवर है उसमें स्पीड है 1.25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो तीसरे में स्पीड है उसकी वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, और उसके बाद सो ऑन आगे जितनी भी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। दे टेक 5 आवर टू मीट, पहली स्टेटमेंट चेक कर लो। अब देखो पहले घंटे में उसकी स्पीड कितनी होगी, ये इधर से जा रहा है और वो इधर से आ रहा है, तो पहले घंटे में
x ट्रेवल करेगा इतना और y ट्रेवल करेगा 1, तो 2.5 ट्रेवल करेंगे। दूसरे घंटे में x तो 1.5 है लेकिन ये 1.25 है, तो ये ट्रेवल करेंगे 2.75। फिर तीसरे घंटे में ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो ये 3 ट्रेवल करेंगे। चौथे घंटे में ये 1.5 है तो ये 1.75 क्योंकि 0.25 इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये 112 और ये 3.25 होगा। ठीक है, फिर पांचवें घंटे में ये 1.5 है तो ये 2 है, तो 3.5। अब इन सब का सम करो, अगर 15 आ गया तो सही है, अदरवाइज गड़बड़ है। तो ये 2.5 और 3.5, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 12 और 3, 15 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, दे मीट मिडवे। अब देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, तो x ने ट्रेवल किया 7.5 और इसने भी 7.5, तो मिड में ही मिलेंगे बिल्कुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये 2021 का कंप्लीट पेपर हो गया है। और PYQ जैसे कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोर्सेज में कंसेप्ट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीकली लाइव डाउट्स, लाइव रिवीजन क्लास, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये इस बैच की फैकल्टी है। डेमो क्लास भी लगा सकते हो, दिए गए लिंक पे क्लिक करो, एक अच्छा ऑफर आपका इंतजार कर रहा है। अगर सीसेट आपके लिए प्रॉब्लम है तो ये बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होता है, आप में जज्बा भी होना जरूरी है। खरीद के रख लोगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। हमारी टीम रेडी है मेहनत करने के लिए, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।